नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह वीडियो ज्योग्राफी का है और यह भी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 25 क्वेश्चन जो ऐसे शामिल किए गए हैं जो क्वेश्चन आपको करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आप आए दिन देखते होंगे कि अक्सर एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको ज्योग्राफी का कुछ करंट अफेयर से जो रिलेटेड होता है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चन को भी शामिल किया हूँ और 25 क्वेश्चन यकीनन मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे। चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी है कील नहर, ऑप्शन सी है स्वेज नहर और ऑप्शन डी है ग्रांड नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वो स्वेज नहर है, जिसका निर्माण 1859 से लेकर 1869 तक 10 वर्षों तक इसका निर्माण चला था। यह मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। और यह जो है ना, ये आपका स्वेज नहर का निर्माण फ्रांस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? फ्रांस के सहयोग से। और जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण होता है तो जो भी मतलब यूरोप के क्षेत्र और एशिया, दक्षिण एशिया के क्षेत्र का जो व्यापार होता है और सुगम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, यह करंट का क्वेश्चन है। आप देखिएगा, आप अगर लूसेंट वगैरह पुराना में पढ़िएगा तो दिया होगा आपको न्यूयॉर्क, है ना। तो विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह, चाहे वो माल ढुलाई के क्षेत्र में हो या क्षेत्रफल के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए है सिंगापुर बंदरगाह, ऑप्शन सी है शंघाई बंदरगाह, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क बंदरगाह और ऑप्शन डी है हांगकांग बंदरगाह। तो विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना वो शंघाई, चीन में है। शंघाई बंदरगाह जो है ना ये सबसे बड़ा विश्व का बंदरगाह है और यह यांगसी नदी पर, कहाँ पे? तो यह यांगसी नदी पर। देखिए, एक नदी का बंदरगाह, लोग बोलते हैं कि समुद्र का बंदरगाह जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यह एक नदी का बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दंडकारण्य पर्वत क्षेत्र मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दंडकारण्य पर्वत जो है ना ये मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। लेकिन दंडकारण्य पर्वत के कुछ भाग जो है ना वो तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और उड़ीसा में है। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इसका इन तीनों राज्यों में है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, हमारा जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन ए है कवरत्ती, ऑप्शन बी है मिनिकॉय, ऑप्शन सी है एंड्रोड और ऑप्शन डी है आगती। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोड है ना। कौन सा है? एंड्रोड है। लगभग ये 4.5 वर्ग किलोमीटर में यह जो है ना आइलैंड फैला हुआ है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1984। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसको अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिंधु जल समझौता को एक तरीके से नकार दिए हैं, है ना। तो इस समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है
वो है ब्रिक फिल्डर गर्म एवं शुष्क हवा किस देश में चलती है। यानी एक हवा का नाम है ब्रिक फिल्डर, और ब्रिक फिल्डर जो गर्म और शुष्क हवा जो अपने यहाँ जैसे लू चलती है उसी प्रकार से, तो यह किस देश की हवा है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है जापान। तो ब्रिक फिल्डर गर्म एवं शुष्क हवा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल रूप से जो विक्टोरिया का क्षेत्र जो है ना उन्हीं क्षेत्रों में यह ब्रिक फिल्डर गर्म हवा बहती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये हमारा ग्लोब है, अब यहाँ पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे है ना, ये 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इसी को बोलते हैं उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। अब इन क्षेत्रों में जो हवा चलती है उसे क्या कहा जाता है ना, तो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पछुआ पवन, ऑप्शन बी है व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी है ध्रुवीय पवन और ऑप्शन डी है मौसमी पवन। तो यह जो है ना इसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सेमांग जनजाति किस देश में निवास करती है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो सेमांग जनजाति है ना यह आपका मलेशिया देश में है ना, कहाँ पे? मलेशिया देश में सेमांग जनजाति जो है ना वो निवास करती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान घटोतरी होती है। देखिए तापमान में घटोतरी होती है। देखिए जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की ओर यानी जो वायुमंडल का हमारा लेयर है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वायुदाब भी घटते चला जाता है और तापमान में भी घटोतरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि सबसे जो हमारा निचला लेयर है क्षोभ मंडल, इसमें जब हम 1 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कितना घटोतरी होगा। ऑप्शन ए है 8.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 3.6 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो क्षोभ मंडल में जब हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो तापमान घट जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है। देखिए यह भी आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपका करेंट है। अभी हम खास करके लगभग बहुत सारे एग्जाम में देख रहे हैं कि ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करेंट से ले लिया जाता है। तो मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है भारत। तो मोटे अनाज के उत्पादन में भारत जो है ना वो प्रथम स्थान अब पा लिया है। लगभग 2023 में भारत जो है ना 2023 से अपना स्थान बरकरार कर लिया है। मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि सबसे पहले उससे पहले अगर आप पढ़िएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड्स बन गए हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है भारत। तो पवन चक्कियों की भूमि के नाम से नीदरलैंड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड मिल है ना उसकी शुरुआत मतलब जो हुई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजली का उत्पादन जो है ना विंड मिल से होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है काकरापारा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है रामगंगा नदी,
ऑप्शन सी है ताप्ती नदी और ऑप्शन डी है तवा नदी। तो देखिए काकरापारा नदी घाटी परियोजना जो है ना ये आपका ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर यह स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1963 ईस्वी में। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में ताप्ती नदी पर काकरापारा नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में यह स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है विजयवाड़ा। यह भी क्वेश्चन आपका करंट से है ना, याद रहे करंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए फरवरी 2025 में, कब? फरवरी 2025 ईस्वी में, 2025 में जो दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे का एक 18वां, भारत का यह 18वां जोन बना है। याद रहे भारत में रेल जोन की संख्या कितनी हो गई? 18। ये लेटेस्ट जोन बना है और इसका जो हेड ऑफिस है वो विशाखापट्टनम में है। याद रहे कहाँ पे? विशाखापट्टनम। भारत का 18वां रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH7, NH44, ऑप्शन सी में है NH5 और ऑप्शन डी में है NH27। तो देखिए भारत का जो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वो NH44 है ना। अब देखिए NH44 जो था ना वो पहले नहीं था, अभी वर्तमान में ये श्रीनगर से, कहाँ? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह जो है ना NH44 जाती है और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 4112 किलोमीटर है। पहले यही जो NH है इसको जोड़ा भी गया है, कुछ इसमें NH को जोड़ा गया है। आप अगर पहले पढ़े होंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो था आपका NH7। इसके बारे में आपको मिलेगा इसका जानकारी। ये NH7 जो था वो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती थी, लेकिन अब ये डेटा पुराना हो गया। आपको ध्यान में रखना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया है? तो NH44 हो गया है। और यह कहाँ से कहाँ? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। कुल लंबाई इसकी 4112 किलोमीटर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बनिहाल दर्रे को मुख्य रूप से किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी है अटल सुरंग, ऑप्शन सी है टोक सुरंग और ऑप्शन डी है नासिरी सुरंग। तो बनिहाल दर्रा जो है ना, ये बनिहाल दर्रा मुख्य रूप से आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और इसे जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जवाहर सुरंग के नाम से हम बनिहाल दर्रा को जानते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है डालमिया नगर, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है जपला। तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है ना वो आपका मद्रास यानी वर्तमान में जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है वहीं पे ये 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में भारत का पहला सीमेंट उद्योग जो है ना वो मद्रास में स्थापित हुआ था। और ध्यान रहे मद्रास का अब नया नाम चेन्नई है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है डोवर जल संधि किन दो भूभाग को अलग करता है? ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी है जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन एवं फ्रांस और ऑप्शन डी है आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड। तो डोवर जल संधि जो है ना वो आपका ब्रिटेन एवं फ्रांस को दो अलग भागों में करता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मक्का के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है?
पहला है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो भारत में मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। याद रहे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में मक्का के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह कर्नाटक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2025 तक भारत के रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 80 रामसर साइट, ऑप्शन बी है 95 रामसर साइट, ऑप्शन सी है 91 रामसर साइट और ऑप्शन डी है 76 रामसर साइट। सॉरी। तो भारत में जून 2025 तक रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो 91 रामसर साइट हो गई है। कितना हो गई है? 91 रामसर साइट हो गई है, जिसमें लेटेस्ट जो बना है राजस्थान के खीचन और मेरठ, है ना, राजस्थान के खीचन और मेरठ, राजस्थान में खीचन और मेरठ, याद रहे ये दो रामसर साइट है ना, इसे लेटेस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए भारत में सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती सर्वाधिक होती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन ए है सांभर झील, ऑप्शन बी है लोकतक झील, ऑप्शन सी है बूलर झील और ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो भारत में सबसे खारे पानी का जो झील है वो आपका उड़ीसा का चिल्का झील है और इसी झील में नौसेना का प्रशिक्षण कराया जाता है। हमारे भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो चिल्का झील में ही है। और यह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो पृथ्वी की जो भगिनी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है और साथ साथ पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसे मतलब भोर का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी के नाम से, ये सभी नामों से शुक्र को जाना जाता है। साथ साथ सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह जो है वो भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण और लेटेस्ट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये लगभग इस बार 71वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। वर्तमान में भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है ना? वर्तमान समय में भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 11098.8 किलोमीटर और 8576.7 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, अब तक आपने पढ़ते आया यही कि 7516.5 किलोमीटर जो है ना, ये भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है। लेकिन वर्तमान में अभी जो रिसेंट आंकड़ा आया है उसके अनुसार आपको अब ये टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है कौन सा? ये। आप इसका सही उत्तर होगा 11,098 किलोमीटर। 11,098.8 किलोमीटर जो है ना, वो वर्तमान में भारत की कुल तट रेखा की लंबाई हो गई है। ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 58 हो गई है। और 58वां कब हुआ है? तो 9 मार्च 2025 को, है ना, याद रहे 9 मार्च 2025 को भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि टाइगर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है माधव टाइगर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है कैमूर टाइगर अभ्यारण्य। तो यह जो घोषित किया गया है वो माधव टाइगर
अभ्यारण्य यानी माधव टाइगर रिजर्व जो है ना, इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश यानी एमपी में, एमपी के यह शिवपुरी जिले में है। कहाँ है? एमपी के शिवपुरी जिले में माधव टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है, जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। आप वीडियो को देखे होंगे तो आप थोड़ा सा आकलन जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो में पहले से आप कितने क्वेश्चन को जानते थे, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। अगर कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें अपनी तरफ से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।